हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 के कुछ टॉपिक्स चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। तो इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हमें स्टार्ट करना फंडामेंटल राइट्स है। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, इसके साथ पार्ट 1 हमारा आज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स हमारा पार्ट 3 में आता है, जो कि आर्टिकल 12 to 35 से के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट आर एनरिच्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, derived इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA बिल्स ऑफ राइट। तो हमारे फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है वो कहाँ से इंस्पायर होता है USA से, जहाँ पे बिल्स ऑफ राइट होता था। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये हमारे लिए किसके लिए है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द स्टेट, ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन ट्रेजरी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। सो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द स्टेट। ये इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी स्टेट अपने पावर का मिसयूज़ ना करे एंड अंडर कंट्रोल रहे। ओके, और ऐसा कोई भी लॉ ना बनाए जो आर्बिट्री नेचर का हो, मतलब कि वो उसका मेजर एम ये रहे कि हम पूरे स्टेट को भी अपने कंट्रोल में ला रहे हैं या फिर डेमोक्रेसी को हार्म कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेंगे। ओके, some of them are available only to the citizens, while other are available to all the people. तो कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो खाली सिटीजन को अवेलेबल है? वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये 5 आर्टिकल हैं जो खाली सिटीजन के लिए अवेलेबल है। ओके, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इन नेचर। एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड नेचर का क्या मतलब हो कि उन पे भी कुछ लिमिटेशन है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम. All of them are available against the arbitrary action of the state. Some of them are against the action of private individual. सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो किसकी? आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट स्टेट की, और कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट है। बट ये अगर क्वेश्चन है तो आप ये ध्यान दीजिए कि कुछ ही है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, मोस्टली जो है वो आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट है। ओके, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, that is place limitation on the authority of the state. तो सब नेगेटिव है कैरेक्टर में, जो कि हमारे जो स्टेट है उसके ऊपर लिमिटेशन लगाता है, इसलिए उसको नेगेटिव इन स्टेट कैरेक्टर बोलते हैं। सॉरी, दे आर जस्टिफिएबल, मतलब वो जस्टिफाई हो सकते हैं। दे आर नॉन सेक्रोसेंट और परमानेंट। पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड नॉट बाई एन ऑर्डिनरी एक्ट। ये सेक्रोसेंट नहीं है बट परमानेंट है। दे आर नॉट सेक्रोसेंट बट परमानेंट। सेक्रोसेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें अमेंडमेंट हो सकती है बट दे कांट चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ द राइट्स। ओके, सो जो अगर आपको राइट टू लाइफ या लिबर्टी है तो पार्लियामेंट हमारा ऐसा नहीं कर सकता कि लॉ बना के हमारा राइट टू लाइफ या लिबर्टी ले ले या फिर राइट टू प्राइवेसी ले ले, बट वो ये कर सकते हैं कि अमेंडमेंट के थ्रू उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है राइट्स में। ओके, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 2021। तो हमारा जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 and 21. Further, the sixth right guaranteed under Article 19 can be suspended only when the emergency declared on the ground of war and external aggression. और जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके जो राइट्स हैं वो तभी सस्पेंड हो सकते हैं जब हमारा इमरजेंसी हो, किस पे? वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन पे। ओके, दिस एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन वाइल द मार्शल लॉ इज इन फोर्स। और इसका एप्लीकेशन जो है
फंडामेंटल राइट्स को, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कब, जब हमारे पास मार्शल लॉ हो किसी एरिया में। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ सो दैट आपको याद हो जाए, क्योंकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, बट स्टिल इसका फैक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है कि ये तो जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है जो सारे एलियन स्टेट्स प्लस एलियन सिटीजन्स प्लस हमारे इंडियन सिटीजन दोनों के लिए, और कुछ ऐसे राइट्स है जो खाली सिटीजन्स के लिए। ऐसे राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30। ओके, फिर है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब ये है कि इसकी एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको राइट टू लाइफ या लिबर्टी मिल गया या फिर राइट टू सपोज राइट टू प्रोफेशन मिल गया तो आप कोई भी प्रोफेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, या फिर राइट टू फ्रीडम मिल गया, राइट टू फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो आप कहीं पे भी जाके रहने लगेंगे। या फिर राइट टू स्पीच मिल गया तो आप कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सारे राइट्स में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर थर्ड है ये हमें आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट ऑल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो, और सम फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। फिर दे आर सम नेगेटिव इन कैरेक्टर, बिकॉज नेगेटिव इन कैरेक्टर को बोला गया है क्योंकि हमारे जो स्टेट है उस पर लिमिटेशन ऐड करता है। फिर ये जस्टिसेबल है। फिर दे आर नॉन सेक्रोसेंट और परमानेंट। तो ये सेक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। हमारा पार्लियामेंट चाहे तो इसको रिमूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट। ओके, फिर इमरजेंसी के बारे में बात की गई कि इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। और जब जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स जो हमें आर्टिकल 19 में मिले हैं वो तभी सस्पेंड होंगे जब हम इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन है। ओके, फिर द एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स। सो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स उनका रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि राइट्स पे जब हमारे पास मार्शल लॉ हो किसी एरिया में। ओके, नाउ मूविंग टू द आर्टिकल वाइज वी आर गोइंग टू कवर ऑल द फंडामेंटल राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आर्टिकल हमने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 to 35 प्रेजेंट है, राइट। सबसे पहले आर्टिकल 12 में क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट आती है। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज आर्टिकल 12 हैज डिफाइंड द टर्म पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। स्टेट इंक्लूड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, executive and legislative organ of a state government, and all the local authority, that is municipality, panchayat, district board, improvement trust, all the other authority that are statutory or non-statutory like LIC, ONGC, SAIL, etc. सो जो हमारा आर्टिकल 12 है वो सबसे पहले स्टेट को डिफाइन करता है कि ये पूरे पार्ट 3 में जब भी हम स्टेट बोलेंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा, उसको हमने आर्टिकल 12 में डिफाइन किया। ओके, सो हमारे स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। स्टेट की डेफिनेशन में आज जब भी हम पार्ट 3 की बात करेंगे तो हमारे उसमें यूनियन, स्टेट, लोकल बॉडीज, फिर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज आएंगे। यूनियन में हमारा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बोथ, स्टेट में भी हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लोकल ऑल्सो, और ये इसमें सारे अथॉरिटी जैसे कि LIC हो गए या फिर ONGC हो गए वो सब हमारे स्टेट में कंसिडर की जाएगी। जहाँ पे भी स्टेट लिखा होगा तो उसका मतलब ये सारी बॉडीज उसके अंदर आती हैं। आर्टिकल नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 स्टेट डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void, provided for the doctrine of judicial review. So इसलिए क्या बोला कि आर्टिकल 13 ने कि कोई भी लॉ
जो कि अगेंस्ट हो हमारे फंडामेंटल राइट्स के, तो वो वॉइड हो जाएगा। मतलब क्या है, कोई सपोज लॉ है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। ओके, द टर्म लॉ इन द आर्टिकल 13, permanent law enacted by the center and state, temporary ordinance by president, statutory statements of delegated legislature, order like order। जो टर्म लॉ हमारा था, जो उसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, तो जो भी परमानेंट लॉ हमारा सेंटर या फिर स्टेट डिक्लेयर करे, टेम्प्रेरी लॉ जो भी हमारा प्रेसिडेंट डिक्लेयर करे, जैसे कि ऑर्डिनेंस हो गया, स्टैचुटरी लॉ कोई भी हमारा लेजिस्लेट करे, वो लाइक ऑर्डर, उन सबको हमने लॉ के अंदर कंसिडर किया। फिर एक बहुत इसके ऊपर आर्टिकल 13 के वर्सेस बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे पिटिशन डायरेक्ट गए, क्योंकि द कोर्ट हेल्ड दैट कि उनका ये था कि कोई लॉ का मतलब क्या होगा, ऑर्डिनरी लॉ या फिर अमेंडमेंट को भी हम लॉ कंसिडर करेंगे, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हुए। ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन the Keshavananda Bharati case that constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates fundamental rights that forms the basic structure of the constitution। So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि केशवानंद भारती केस में कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस बात पर चैलेंज किया जा सकता है कि वो हमारे फंडामेंटल के राइट्स के साथ डेरोगेटरी है नेचर में, मतलब के अगेंस्ट है, ठीक है, और उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सो हियर हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा आर्टिकल 12 और 13 जो कि बेसिक्स था हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा जो भी राइट्स के आर्टिकल हैं वो। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं सारे आर्टिकल्स को। तो आर्टिकल हमारे जो है 14 to 18 वो राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पे हैं। फिर 19 to 22 हमारे राइट टू फ्रीडम को हमें ग्रांट करते हैं। फिर आर्टिकल 23 to 24 हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देते हैं। फिर आर्टिकल 25 to 28 हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। फिर आर्टिकल 29, 30 हमें कल्चरल एंड एजुकेशन राइट देते हैं। और लास्टली आर्टिकल 31 जो कि रिमूव हो गया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस हमारा आर्टिकल 32 जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देता है। तो ऐसे इस टाइप से हमारा पूरा फंडामेंटल राइट्स डिवाइडेड है। तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, इसको याद रखे आ जाए। सो बात करते हैं आर्टिकल 14 to 18 हमारा क्या हो गया, राइट टू इक्वालिटी में आ जाएगा। आर्टिकल 19 to 22 हमारा क्या आ जाएगा, राइट टू फ्रीडम में। फिर 23 and 24 हमारा कल्चरल या एजुकेशनल राइट आ जाएगा, सॉरी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा। ओके, ट्वेंटी 23 and 24 हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा। फिर 25 to 28 हमारा राइट टू रिलीजन आ जाएगा। 29 to 30 हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आ जाएगा। आर्टिकल 31 हमारा राइट टू प्रॉपर्टी आ जाएगा, जो कि रिमूव हो गया है। और हमारा 32 आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के लिए। ओके, तो होपफुली आपको ये याद हो जाए। ये अगर याद रहता है तो इससे बहुत आसानी होती है आपको एक बार को गेस करने के लिए भी। जैसे प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल किसके अंडर आएगा, तो आपको एक बार अगर इसका आइडिया रहेगा अगर, तो आप गेस कर सकते हैं कि अच्छा इसके बीच में तो नहीं ही हो गया, फिर इसी के बीच में होगा अगर वो राइट फ्रीडम का है या फिर इक्वालिटी का है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। स्टेट शेल नॉट
डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमारा आर्टिकल 14 स्टेट करता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ अ ब्रिटिश इन ओरिजिन वाइल द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है हमारा अमेरिकन इन ओरिजिन है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ पे दो हमने इक्वालिटी की बात की है, राइट. तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है. ये हमने लिया है, ये हमारे ब्रिटिश इन ओरिजिन है हमारा, ये ध्यान रखिए, बी फॉर बिफोर, बी फॉर ब्रिटिश. और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमारा अमेरिकन इन नेचर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की. सो ये ब्रिटिश इन ओरिजिन और इसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना गया है. इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है कि हर सिटीज़न इक्वल है लॉ के सामने, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो या वो गरीब ही क्यों ना हो, सब इक्वल है अगेन इन फ्रंट ऑफ लॉ. तो अगर कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी बेसिस पे. ओके, सब लोगों को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल उनके पास प्रोटेक्शन है. तो बट इसको हमने नेगेटिव कॉन्सेप्ट कंसीडर किया. क्यों इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा बोला जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल जो कि डिप्राइव्ड है, उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, या फिर सब लोग को ऐसे इक्वल रख के जैसे डिस्क्रिमिनेशन किया, क्योंकि जो ऑलरेडी गरीब है वो गरीब ही रह जाएंगे. ओके, सो इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. ये कॉन्सेप्ट से आया है, रूल ऑफ लॉ से आया है, जो कि हमें एवी डाइसी ने दिया था, जो कि ब्रिटिश जूरिस्ट थे. द सुप्रीम कोर्ट हैड द रूल ऑफ लॉ एज एम्बॉयडेड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारा एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ rights of individual defined by court and not by the source of right. In the Indian system, the constitution is the source of individual right. तो हमारा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इंडिविजुअल है जो सोर्स ऑफ राइट डिसाइड करता है. बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सोर्स ऑफ राइट डिफाइन करता है. फिर नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. फिर ये डिफाइन करता है कि किसी भी पर्सन के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा. रूल ऑफ लॉ का ये मतलब है. ओके, सब इंडिविजुअल इक्वल है, मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ. देन इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सनल टू ऑर्डिनरी लॉ. जो भी लॉ है वो इक्वली लगेंगे, चाहे वो पर्सनल लॉ हो या ऑर्डिनरी लॉज हो, एंड नो पर्सन इज अबव द लॉ. ये इनके कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का. ओके, फिर बात करते हैं हम लोग अमेरिकन कॉन्सेप्ट की, जो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो इसको बोला गया है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इसके कहने के अकॉर्डिंग ये बात बोलता है कि जो इंडिविजुअल इक्वालिटी का ट्रीटमेंट हम लोग देंगे. मतलब क्या है कि सबको इक्वल पे ला के खड़ा करना है, ये हमारा मेजर गोल है. ये नहीं गोल है कि सबको इक्वल वो देना. सपोज़ यहाँ पे जैसे आप लोगों ने वो एग्जाम्पल देखा ही होगा कि 3 लोग खड़े हैं, मैच देख रहे हैं. एक की हाइट बहुत ऊंची है, एक की हाइट थोड़ी कम है और एक की हाइट मीडियम है. तो जिसकी हाइट बहुत ऊंची है उसको बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, जिसकी मीडियम है उसको शायद एक बॉक्स की ज़रूरत है, जिसकी छोटी है उसको 2 बॉक्स की ज़रूरत है. तो उस हिसाब से हम लोग राइट्स देंगे ताकि सब लोग एट द लास्ट इक्वालिटी पे आके खड़े हो, इक्वल पोजीशन पे रहें. ओके, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये मेजर गोल है. नाउ yes. फिर ये कॉन्सेप्ट द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस बोथ इन प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ. सिमिलरली द एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल द पर्सन. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ये है कि जो भी इक्वल सर्कमस्टेंसेस पे है, जो आप उनके साथ हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे. ओके, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जो एक जैसा है उनके साथ एक जैसा हम लोग बिहेव करेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. एक्सेप्शन टू इक्वालिटी. द इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ नॉट एब्सोल्यूट. मतलब प्रेसिडेंट इक्वालिटी ऑफ, जैसा भी हमने देखा था कि सारे लॉज हमारे एब्सोल्यूट नहीं हैं बट क्वालिफाइड हैं.
मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। तो हमारी जो इक्वालिटी है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि प्रेसिडेंट हुआ, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, चाहे लेजिस्लेचर के मेंबर्स हुए, चाहे फॉरेन डिप्लोमेट्स हुए, वो इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं और उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स भी हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 50 प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑन सर्टेन ग्राउंड। तो आर्टिकल 15 हमारी किसके बारे में बात करते हैं कि कैसे प्रोहिबिशन है सर्टेन ग्राउंड्स पे। आर्टिकल 15, I need to drink water, so can you take just 2 minutes break, okay? तो हम 2 मिनट बाद अभी कंटिन्यू करते हैं, मेरे पास 2 मिनट में आए, ओके? सो होप यू डोंट माइंड दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने आर्टिकल 14 अभी कवर किया था, अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 15 हमारे क्या प्रोवाइड करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। तो हमारा आर्टिकल 15 ये स्टेट करता है कि हम लोग किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कुछ ग्राउंड के बेसिस पे, ओके? सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड सच एज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सारे ग्राउंड पे हम अपने सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। द वर्ड ओनली कम्स कनोट दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। तो और दूसरे ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब दूसरे ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और नो सिटीजन शैल हैव प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द जनरल पब्लिक यूज प्रॉपर्टीज मेंटेन फर्स्टली और ड्यूली बाय स्टेट फंड। तो ये ऐसा बोला गया है कि कोई भी हमारा जो इंडियन सिटीज़न है उनको कोई भी जनरल पब्लिक यूज़ की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करने के लिए मना नहीं किया जा सकता। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये जो हमारा लॉ है आर्टिकल 15 वाला जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, वो हमारा पब्लिक पे भी होता है प्लस प्राइवेट के लिए भी है, ओके? इसका एक्सेप्शन क्या है, स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC एंड ST। सो हमारा आर्टिकल 15 क्या है, पावर देता है। इसी के साथ एक्सेप्शन ये भी है उसमें कि हमारा स्टेट चाहे तो वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली एंड बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए, ओके? Now talking about Article 16. So Article 16 provides us with the equality of opportunity in public employment. So Article 16 क्या कहता है, it provides for equality of opportunity for all the citizens in matter of employment or appointment to any office under the state. No discrimination for employment under the state only on the ground of religion, race, caste, sex, descent or place of birth or residence. तो हमारे आर्टिकल 16 ये स्टेट करता है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर इंडिविजुअल सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न जो भी है, उन सबके पास राइट है वो जॉब परफॉर्म करने का, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे ये दिया गया कि कोई भी स्टेट
ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, चाहे किसी का रिलीजन अलग है, रेस अलग है, कास्ट अलग है, सेक्स अलग है, डिसेंट अलग है, या प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस अलग है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फिर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो रेसिडेंस कुछ जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ के लिए लगा सकता है। फिर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे ऐसा भी बोला गया कि रिजर्वेशन भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो भी हमारे बैकवर्ड क्लास है जो कि प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है उनको अपॉइंटमेंट देने के लिए। फिर आर्टिकल 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर in 2019 providing 10% reservation for economically weaker section in civil posts and in the post of government of India। So हमारे जो 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने EWS कोटा निकाला था, जैसे आपको पता ही होगा। उस EWS कोटा में क्या है कि कोई भी अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है तो उनको हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक 3 एक्सेप्शन होगा हमारे आर्टिकल्स का। Now talking about the Article 17 abolition of untouchability. Article 17 provides abolish untouchability and forbids any practice in its form. The term untouchability has not been defined in either of the Constitution or in any act. The Supreme Court held that the right under Article 17 is available against private individual also. जो हमारा राइट है ये पब्लिक प्लस प्राइवेट के लिए दोनों के लिए है। तो कोई भी सिटीज़न हुआ या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल हुआ या फिर स्टेट हुआ, किसी भी सिटीज़न के लिए या फिर कोई भी मेंबर के लिए, क्योंकि ये हमने देखा कि आर्टिकल 17 हमारा एलियंस मेंबर्स के लिए भी है, तो एलियन इंडिविजुअल्स के लिए भी है, तो उसको हम कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या फिर उनको ये नहीं कह सकते कि आप अनटचेबल हो। ओके, तो अनटचेबल को अबॉलिश किया है आर्टिकल 17 में। नाउ आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। It prohibits the state from conferring any title except a military or academic distinction on anybody, whether a citizen or a foreigner. It prohibits a citizen of India from accepting any title from the foreign state. So ये हमारे इंडियन सिटीजन को भी प्रोहिबिट करता है कि वो भी कोई टाइटल नहीं ले सकता। A foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any state without the consent of the प्रेसिडेंट। तो कोई भी फॉरेनर है या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जो हमारे स्टेट में काम कर रहा है, वो भी कोई टाइटल नहीं ले सकता जब तक वो परमिशन नहीं ले लेता हमारे प्रेसिडेंट से। ओके, नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एनरोलमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमारा कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो इंडियन सिटीजन ही हो या फिर फॉरेनर ही हो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे केसेस हुए थे कि जो हमारे पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न है, इसका भी कोई, ये भी तो टाइटल्स ही हुए, तो ये ऐसा कंसिडर किया कि ये टाइटल नहीं है और कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं लगा सकता अपने नाम के आगे कि मैं पद्म विभूषण राजकुमार हो सको। ओके, ऐसा नहीं लगा सकता। ये एक टाइटल है जो उनकी अचीवमेंट्स के बेसिस पे उनको मिलता है। सो यहाँ पे हमने राइट टू इक्वालिटी के जो भी आर्टिकल्स है वो कंप्लीट किया। एक बार मैं वापस सबको रिकैप करा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते राइट टू फ्रीडम। तो हमने देखा कि हमारे जो राइट्स हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि हो गया राइट टू इक्वालिटी हो गई, 14 to 18, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम हो गए, 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गई, 25 to 28 राइट टू रिलीजन हो गया, 29 to 30 हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो गया। फिर आर्टिकल 31 हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला आर्टिकल हो गया। ओके, तो ये सारे आर्टिकल है। सबसे पहले हमने बात की राइट टू इक्वालिटी की, जो आर्टिकल 14 to 18 के आता है। सबसे पहले आता है आर्टिकल 14 जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें हमने देखा कि 2 कॉन्सेप्ट्स है। एक तो हो गया हमारा ब्रिटिश इन ओरिजिन जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ,
और जो दूसरा हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो हमारा अमेरिकन कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, जो हमारे ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव इन नेचर है। ये हमारा नेगेटिव इन नेचर है। क्यों नेगेटिव इन नेचर है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कि सारे इंडिविजुअल को कोई भी सर्कमस्टेंस हो इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, जबकि हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ऐसा बोलता है कि जो भी इंडिविजुअल्स है वो जो सेम सर्कमस्टेंसेस पे उनको इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। मतलब जो डिसएडवांटेज पे है या फिर जो अच्छे पोजीशन पे है उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोला जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं कि हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि सबको इंडिविजुअल एट द लास्ट इक्वल स्टेज पे है। ओके, फिर हमने देखा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट जो आया है वो रूल ऑफ लॉ से ही आया है, जो कि एवी राइसी ने दिया था। और आर्टिकल 14 हमारा बेसिक फीचर भी है। फिर हमने देखा कि आर्टिकल कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉज एंड नो पर्सन इज अबव द लॉ। फिर बात की हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, जो कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला था। उनका क्या मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज, जहाँ इक्वल सर्कमस्टेंसेज होंगे वहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट करेंगे। फिर उनका क्या कहना था कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल द पर्सन। जो भी लॉ है हम लोग का, जो भी लॉ है हम लोग का, उसको हम लोग सिमिलर एप्लीकेशन करेंगे टू ऑल द पर्सन। फिर तीसरी हमने बात की थी द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो भी लाइक सिटीजन्स हैं एक साथ जैसे उनको एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये लोग ऐसा नहीं कह रहे कि आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, बट इनका मतलब है कि जो भी एक जैसे उनको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले और जो दूसरे हैं उनको एक जैसा। ओके, फिर हमने देखा कि हमारा जो पहला राइट उस पर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारा राइट टू इक्वालिटी हो गया, ये प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं है राइट टू इक्वालिटी, उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स भी हैं। फिर हमने बात की आर्टिकल 15 की, जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। सो ये हमें राइट्स देता है कि हम किसी भी सिटीजन का या फिर मेंबर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे। और वो कुछ ग्राउंड कौन कौन से? वो रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया एंड प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। इनके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और ये राइट हमारे प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों इंडिविजुअल को मिला हुआ है। ओके, सो नो सिटीजन शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग जनरल public use properties maintained by fully or by partially state fund. This provision prohibits discrimination on the basis of on both by the state and the private individual. इसका exception है हमारे पास, the state is permitted to make special provisions. इसका एक्सेप्शन ये है कि हमारा स्टेट के पास राइट है कि वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, चाहे वो वुमेंस हो, चिल्ड्रंस हो, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिटीजन और SC STs के लिए। ओके, नेक्स्ट इस आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, और उन्होंने बोला कि हम किसी भी इंडिविजुअल को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट अनटचेबिलिटी, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस पे लगता है, और इनका ये है कि कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं परफॉर्म करेगा, और अनटचेबिलिटी का भी कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 हमें पावर देता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। कोई भी सिटीजन कोई भी टाइटल नहीं ले सकता, जैसे कि महाराजा और या फिर राजा का टाइटल। ओके, और इसके साथ एक केस की बात की गई जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स की बात की गई, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो नेशनल अवार्ड्स है वो टाइटल्स नहीं है, वो उनके अचीवमेंट्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 to 22 है। सबसे पहले आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल सिटीजन द 6 राइट्स, नॉट फंडामेंटल राइट्स, 6 राइट्स। आर्टिकल 19 के अंदर हमें और 6 टाइप के राइट मिलते हैं। कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully without any arms, form association, unions or cooperatives, move freely throughout the country,
राइट टू रिसाइड इन एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये 6 राइट है हमारे जो हमें सारे सिटीजन को मिलता है। नोट, द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड बाई द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978। State can impose reasonable restriction, that is section 144, and can restrain an assembly meeting if there is any risk of obstruction or annoyance or danger to human life। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, जैसे कि सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी, ताकि कोई भी हेल्थ के लिए या फिर डेंजर के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। आर्टिकल 20 सबसे पहले हम बात करते हैं उसके, तो ये सारे आर्टिकल्स हो गए, इसके साथ कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी हम देख लेंगे बाद में। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल 19 होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या हमें राइट देता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or a legal person. It contains 3 provisions: no ex post facto law, no double jeopardy and no self incrimination। तो ये आर्टिकल 20 हमें कहाँ से प्रोटेक्शन देता है? कोई भी जिसने क्राइम किया हुआ है उसके पास भी कुछ प्रोटेक्शन है, कुछ राइट्स है। तो ये जानकारी से कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम। तो नो पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है कि कोई भी अगर ऑफेंस किया गया है और उस टाइम पे उस पर लॉ नहीं है, तो वो उसको ऐसा नहीं है कि अभी आप बोल देंगे सपोज कि मोमोज खाना, चलो मोमोज खाना एक क्राइम हो गया, तो आपको पहले ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पहले जेल में डाला और उसके बाद लॉ निकाला कि मोमोज खाना क्राइम हो गया, और उसके बाद और उस क्राइम का पनिशमेंट है 10 years की जेल। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? जब तक वो लॉ आया नहीं है उसके बाद नो एक्स पोस्ट फैक्टो उस सिटीज़न के, अब ऐसा हो जाए सपोज फिर दूसरा इंसान कोई मोमोज खाता है तो हो सकता है कि उसको 10 years की जेल हो जाए, पर आपको नहीं होगी क्योंकि आपकी कन्विक्ट प्रोवाइड करने के बाद ये लॉ आया है, राइट? इसमें तो उसका मतलब हो गया नो पोस्ट फैक्टो लॉ का, कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम। द कमीशन ऑफ द एक्ट सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन, और ये भी कहता है कि कोई भी पेनल्टी उससे ज़्यादा नहीं दी सकते जितनी जब वो पर्सन को अरेस्ट किया उस टाइम पे थी, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। फिर नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होगा कि कोई भी पर्सन को एक प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, मोर देन वंस। मतलब कोई भी अगर इंडिविजुअल है, सपोज उसने चोरी की है एक ही जगह पे, उसको ये नहीं कह सकते कि आप एक बार उसको एक ही जगह पे, मैं बात कर रही हूँ, ये ध्यान दीजिए कि एक ही जगह पर अगर उसने चोरी की है तो ये नहीं कह सकते कि आप उसको 2 बार पनिशमेंट दीजिए, हर काम का एक ही बार पनिशमेंट होगा। फिर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि नो पर्सन एक्यूज और ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपने ही खिलाफ कोई इंसान गवाही देते, राइट? कि मैंने सपोज मैंने चोरी की, उसके बाद मैं जाके जेल में बोल दूँ कि मैंने ही चोरी की है, मुझे फांसी की सज़ा दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग एविडेंस नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी प्रेशर में आके कह रही है, फिर मुझे किसी ने कहवाया, इसलिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकती जब तक प्रूफ नहीं मिलता है। The protection against self incrimination extended to both oral evidence and documentary evidence. However, it does not extend to compulsory production of material object, compulsion to give some impression, specimen signature, blood specimens, and compulsory exhibition of the body. It extends only to the criminal proceedings and not to the civil proceedings. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ये सारे जो प्रोटेक्शन है वो हैं, और सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं। देन आर्टिकल 21 दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो ये बात करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ।
तो कोई भी इंडिविजुअल है वो उसको हम उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश हो बाई लॉ से. So Gopalan case, the Supreme Court has taken up a narrow interpretation of Article 21, and it held that the protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not against arbitrary legislative action. So जो गोपालन केस हुआ था 1950 में, उसमें ये बोला गया कि जो भी प्रोटेक्शन है लाइफ या लिबर्टी का वो सिर्फ आर्बिट्री जो हमारा एग्जीक्यूटिव के पास पावर है उसके अगेंस्ट है, ना कि लेजिस्लेटिव वाले के अगेंस्ट. ओके, तो ये फिर ये हुआ कि मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में, जिसमें इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया एंड इट रूल्ड दैट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड बाय द प्रोसीजर prescribed by the law is reasonable, fair and just, and it has introduced the American expression of due process. Just one minute. Yes. So right to life and liberty. जो पहले गोपालन केस हुआ था उसमें क्या बोला गया कि जो भी ये हमारे पास राइट है लाइफ या लिबर्टी का, वह सिर्फ एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस है उसके अगेंस्ट है. मतलब कि अगर एग्जीक्यूटिव जानबूझ के ऐसे लाइफ नहीं ले सकता, बल्कि जबकि लेजिस्लेटिव अगर चाहे तो लॉ बना के वो राइट ले सकता है. बट ये गलत था, इसको भी बाद में चेंज किया गया गोपालन केस को भी. प्लस मेनका गांधी केस हुआ 1948 में, जिसको में वाइडर इंटरप्रिटेशन हुई आर्टिकल 21 की. और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग ये ध्यान रखें कि कौन से केस में हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. उन्होंने ऐसा उस केस में ऐसा हुआ कि right to life and personal liberty of a person can be deprived by law provided that the procedure established is reasonable, fair and just. मतलब कि ऐसा कि पहले होता था कि जो लॉ में लिखा हुआ है वो वैसे के वैसे इंटरप्रेटेट कर दिया जाएगा और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि जो लॉ है वो हमारा राइट है, ये जस्ट है या नहीं. बट इस मेनका गांधी केस के बाद से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा गया कि उसको एक्चुअली मतलब क्या है, वो लॉ कहना क्या चाहता है, राइट. उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग कोई भी डिसीजन लेंगे. राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड नॉट मेरल सर्वाइवल. सो जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसका मतलब ये भी है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, और जस्ट सर्वाइवल का मतलब नहीं है. इसलिए इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे राइट्स आता है. आर्टिकल 21 safeguards right to marry, and article right to privacy is a part of right to life and personal liberty implies in the article 21. ये UPSC 28 का क्वेश्चन है, 24 का भी क्वेश्चन है. Article 21 right to education. It asks states to provide free and compulsory education to all the citizens from age 6 to 14 years. और ये हमने कौन से आर्टिकल से डाला था, अमेंडमेंट से डाला था, वो है 86 अमेंडमेंट से हमने ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बनाया था. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये जो राइट टू एजुकेशन है वो हमारे पास एक DPSP था आर्टिकल 45 के अंदर. बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने ये राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया अंडर आर्टिकल 21A के अंदर. ओके, और इसमें क्या बोला कि हम लोग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे जो भी बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं. Now talking about the Article 22, that is protection against arrest and detention. So Article 22 provides protection of person under both kind of detention, punitive and preventive detention. So कोई भी सिटीजन है या फिर इंडिविजुअल है उसको हमने डिटेंशन से प्रोटेक्शन दी है, चाहे वो प्यूनिटिव हो चाहे वो प्रिवेंटिव हो. तो कुछ उनके पास प्रोटेक्शंस होते हैं. प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव का क्या मतलब हुआ कि प्यूनिटिव हो गया किसी ने ऑफेंस कर दिया उसके बाद उसको एज अ क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है, राइट. और प्रिवेंटिव हो गया कि हमें पता है कि ये इंसान कोई क्राइम कर सकता है, उसको प्रिवेंटिव कहते हैं. तो प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय द पर्सन आफ्टर द ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट. सो इसके ऊपर ट्रायल एंड कन्विक्शन हो चुका है. और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है
He means detention of a person without trial and conviction by the court. If a person is arrested after committing a crime, he is called a punitive detention. So हमने सपोज किसी इंडिविजुअल ने क्राइम कर दिया, उसको अरेस्ट किया, उसको हम लोग पॉजिटिव डिटेंशन बोलेंगे. बट किसी इंडिविजुअल ने क्राइम नहीं किया बट हमें ऐसा शक है कि वो क्राइम कर सकता है अभी आने वाले दिन में, और उसको हमने अरेस्ट किया, उसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलेंगे. Article 22 provides for protection against detention such as right to be informed on the ground of arrest. तो आर्टिकल 22 हमारे को क्या प्रोवाइड करता है कि जो भी अरेस्ट किया गया है उसको बताए कि किस लिए तुमको अरेस्ट किया गया है. फिर राइट टू कंसर्न एंड डिफेंडेड बाय लॉ, ये भी उनके पास राइट है कि वो अपने आप को कंसल्ट करा सके और डिफेंड करवा सके किसी लॉयर के थ्रू. राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ द जर्नी. सो ये उनके पास राइट है कि वो उनको मैजिस्ट्रेट को 24 आवर्स के सामने उनको लेके आना होता है. ऐसे क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे जेल में डाल देते हैं, उसके बाद उनके साथ कुछ गलत कर देते हैं. तो इसलिए ऐसा है लॉ है कि जो भी जिसको भी अरेस्ट किया उसको 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आओ. राइट नॉट टू बी डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट. राइट नहीं है कोई भी, तो अगर बिना मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के खिलाफ हम लोग किसी भी इंडिविजुअल को या सिटीजन को हम लोग 24 आवर्स से ज़्यादा के लिए डिटेन नहीं कर सकते. दे आर नॉट अवेलेबल टू एनी एलियन और अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. और ये जो भी राइट्स हमने अभी बात की थी वो सारे राइट्स हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर नहीं अवेलेबल हैं, प्लस एलियन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. नेक्स्ट इज सेफगार्ड अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन. कौन कौन से सेफगार्ड हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए? इफ द डिटेंशन इज for more than 3 months, the matter must be referred to advisory board, in which there shall be a high court judge. तो अगर किसी इंसान को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने से ज़्यादा के लिए जेल किया हुआ है तो वो ये जो मैटर है वो एडवाइजरी कोर्ट के पास जाना चाहिए, प्लस और उसमें जो है वो हाई कोर्ट के भी एक जज का प्रेजेंस होना चाहिए. द डिटेंशन मे बी कंटिन्यूड ओनली व्हेन द एडवाइजरी बोर्ड कंसिडर दैट देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फर्दर डिटेंशन. और ये डिटेंशन तभी कंटिन्यू कर सकते हैं जब एडवाइजरी बोर्ड बोले कि हाँ ये अभी सफिशिएंट ग्राउंड है इसको डिटेन करने के. द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कॉम्प्लिकेटेड टू डिटेन यू. तो जो भी ग्राउंड है जिसलिए उनको डिटेन करके रखा हुआ है वो हमारे जो डिटेन्यू है उनको बताना ज़रूरी है. द डिटेन्यू मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन. और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इसलिए भी वो कन्विक्ट हुए हैं वो उसके लिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके ना, यहाँ पे इसके साथ हमने राइट अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम वाले सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए थे. एक बार मैं वापस से रिकैप करा देती हूँ आपको. तो हमने देखा राइट टू फ्रीडम में हमारे आर्टिकल 19 to 22 आते हैं, जिसमें सबसे पहला राइट है आर्टिकल नंबर 19 जो कि हमें 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है. वो कौन कौन से? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड cooperative societies. Fifth, freely move in any part of the country, reside and settle in any part of the country and practice any profession. बट ये अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के थ्रू हम लोग आर्टिकल्स जो भी यहाँ पर राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. फिर हमने बात की थी आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन जो भी कन्विक्ट हो ऑफेंस के लिए, मतलब इन लोग को ऑफेंस इन लोगों ने कर दिया हो उनके पास भी 3 राइट होता है. नो पोस्ट फैक्टो लॉ, उनके ऊपर कोई भी पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लगेगा. नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही केस के लिए वो 2 बार उनको जेल नहीं हो सकती. और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि वो अगर अपने अगेंस्ट कोई केस देते हैं तो उनको उसके लिए नहीं, वो एज ए एविडेंस हम नहीं यूज़ कर सकते जो बयान दे रहे हो अपने खिलाफ. ओके नेक्स्ट इस आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है. ये हम लोग ने देखा कि कोई भी पर्सन है तो हम उनकी लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते. पहले मुबारक केस का
ये सिर्फ आर्बिट्री एक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव के था, बट बाद में इसको हमने आर्बिट्री एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव भी बना दिया। फिर मेनका गांधी केस भी इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की। पहले ऐसा होता था कि जो भी लॉ लिखा हुआ है उसको कंसिडर किया जाता था, बट बाद में हमने देखा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लॉ का जो भी प्रोसीजर है, रीज़न है, फेयर है या नहीं है, वो भी कंसिडर करने लगे। फिर राइट टू लाइफ में क्या हमने बात की, राइट टू लाइफ लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड नॉट जस्ट मेयर सर्वाइवल। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में हमें हम लोग को सिटीजन को ये राइट देना चाहिए कि वो फुल डिग्निटी के साथ रहे, ना कि जस्ट सर्वाइव करे। प्लस इसमें बहुत सारे हमें राइट्स और भी दिए, जैसे राइट टू मैरी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लाइमेट चेंज अभी न्यू ऐड हुआ है, ये भी ध्यान रखें। राइट टू क्लाइमेट चेंज अभी 1 या 2 मंथ्स अगो की न्यूज़ है, जून या जुलाई के बाद की है एकदम से। तो ये भी आप ध्यान रखें कि राइट टू क्लाइमेट चेंज नहीं, जुलाई के पहले की है, जून से पहले की है। राइट टू क्लाइमेट चेंज वो भी हमारा ऐड हुआ है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, जो पहले हमारा DPSP था आर्टिकल 45 के अंदर, अब उसको हमने एक फंडामेंटल राइट बना दिया है विद द 86 अमेंडमेंट। फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट और अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें बात की गई है 2 टाइप की पनिशमेंट की, एक हो गई प्यूनेटिव और एक हो गई प्रिवेंटिव। प्यूनेटिव मतलब जिसने ऑफेंस कर दिया, और प्रिवेंटिव मतलब जिसने ऑफेंस अभी नहीं किया हो। तो जो भी प्रिवेंटिव, सबसे पहले हमने प्यूनेटिव पनिशमेंट वालों की बात की, उसमें हमने देखा कि उनके पास भी कुछ राइट है, जैसे कि उनको राइट टू बी इन्फॉर्म किस ग्राउंड पर उनको अरेस्ट किया गया। फिर उनके पास राइट है लॉयर को कंसल्ट करने का। फिर 24 आवर्स के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना चाहिए, और अगर मजिस्ट्रेट नहीं ऑर्डर दे रहे तो 24 आवर्स से ज़्यादा उनको डिटेन भी नहीं कर सकते। पर ये सारे राइट्स हमारे एलियन सिटीजन प्लस प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के पास नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के पास कौन कौन से, कि कोई भी डिटेंशन हुआ फिर मोर देन 3 मंथ्स नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, और जिसमें एक हाई कोर्ट भी होना चाहिए। ओके, अगर वो फर्दर डिटेंशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो एडवाइजरी बोर्ड है वो पहले बोले कि ये सफिशिएंट ग्राउंड है कि इनको वापस से फर्दर डिटेंशन उनकी करनी चाहिए। फिर जो भी ग्राउंड है डिटेंशन का वो हमें डिटेन्यू जिसको डिटेन करके रखा हुआ है उसको बताने की ज़रूरत है, और उसको भी एक मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमारे पास 2 ही आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। तो ये हमारे सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों के लिए आ गए। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो ये राइट हमारे इंडिविजुअल, पब्लिक प्लस प्राइवेट के अगेंस्ट है, प्लस ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए। ओके, आर्टिकल 23 provides for exception to this provision. It permits the state to impose compulsory service for public offices such as example military service, social service, etc. तो ये तो ऐसा जो बोला गया फोर्स लेबर, तो इसमें जो हमारा एक्सेप्शन है वो ये है कि स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर बोथ पब्लिक पर्पस, फॉर एग्जांपल मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस। तो हमारा जैसे कि फोर्स लेबर नहीं करा सकते, तो हमारी जो मिलिट्री सर्विस है वहाँ पे आपको फोर्सफुली मतलब काम करवा सकते, कंपल्सरी उनको पास है कि वो कंपल्सरी सर्विस वहाँ पे देंगे। ओके, दैट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स लेबर, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ये भी जस्टिफाई होना चाहिए। आर्टिकल 24 इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ये प्रोहिबिट करता है कि चिल्ड्रन जो भी 14 ईयर्स के बिलो हैं उनको किसी भी हजार्डस एक्टिविटी या फिर माइंस हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। इट डज़ नॉट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। तो ये हमें राइट ये नहीं देता कि वो बच्चे कहीं हार्मलेस जगह पर काम नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब ध्यान रखें तो अच्छी बात है कि जो ये आर्टिकल 24 है वो राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, बट वो राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कहाँ पे है, जहाँ पे हैजार्डस हो या फिर हार्मफुल सिचुएशन हो, वहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि सेफ एनवायरनमेंट में उनको काम करने की परमिशन है। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हम किसी
कोई बच्चा सपोज टी स्टॉल में काम कर रहा है या फिर ऐसे ही छोटा मोटा काम कर रहा है, उसको आप नहीं बोल सकते कि तुम जो चाइल्ड लेबर करा रहे हो। इवन तो वो गलत है, मैं वो नहीं कह रही, बट वो आर्टिकल आप ये नहीं कह सकते कि आप फंडामेंटल राइट को डिप्राइव कर रहे हो उस बच्चे के। फिर नेक्स्ट इज आर्टिकल 25 to 28 talks about the right to freedom of religion. So starting with article 25. So article 25, freedom of conscience and freedom of conscience and free profession, practice and propagation of a religion, right of individual. So it states that all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice, propagate religion. तो ये राइट हमें क्या देता है कि कोई भी इंडिविजुअल है उनके पास राइट है कि वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं या फिर उसे प्रोपगेट कर सकते हैं। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस राइट आर राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रीडम ऑफ कॉन्फेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपगेट। तो ये हमें राइट क्या क्या देता है कि राइट टू कॉन्साइज, आप किसी भी रिलीजन में मान सकते हैं, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू इट्स ओन रिलीजन। ये राइट नहीं देता है, ये इंडिविजुअल राइट है, किसी भी इंडिविजुअल की बात की जाए। फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये ग्रुप राइट है। द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, right to manage its own affairs in matter of religion, right to own and acquire movable या immovable property and right to administer such property in accordance with the law। तो ये जो फर्स्ट राइट है हमारा वो इंडिविजुअल के बेसिस पे कि आपका जो मन करे आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। और जो हमारा आर्टिकल नेक्स्ट है जो कि आर्टिकल 26 है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, उसमें ऐसे ग्रुप राइट की बात की गई है जिसमें आपके पास राइट है कि आप कोई भी रिलीजियस मैटर को मैनेज कर सकते हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं चाहे वो मूवेबल या इमूवेबल हो, और आप कोई भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को अपने लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग विद लॉ, मतलब इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। सॉरी। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस और प्रमोशन फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन। तो अगर आप कोई भी रिलीजन डोमिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट शैल नॉट स्पेंड द मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर। तो हमारा जो स्टेट है वो कोई भी अपना जो पब्लिक मनी है वो किसी भी स्टेट के टैक्स के लिए नहीं देगा। ओके, मेंटेनेंस के कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए उसके अफेयर्स मैटर्स को मैनेज करने के लिए कोई भी हम टैक्स नहीं देंगे। फिर नो टैक्स बट फी कैन बी लिवाइड, वो टैक्स नहीं देंगे बट फी को लिवाई कर सकते हैं वो लोग चाहे तो। आर्टिकल 28 इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly maintained out of state fund. However, this provision shall not apply to educational institute administered by state but established under any trust acquiring a party of religious instruction in such institution. So कोई भी अगर स्टेट फंडेड, कम्प्लीटली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन हुआ, उसमें आप रिलीजियस प्रैक्टिस को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। मतलब आप ये नहीं होगा कि वहाँ पे आपको रिलीजन की पढ़ाई की जाए, वहाँ पे आपको जो नॉर्मल हमारी जो एजुकेशन होती है वो दिया जाएगा, ना कि कोई रिलीजियस एजुकेशन। ओके, पर अगर वो मे बी पार्शली या फिर होली स्टेट फंडेड नहीं है तो फिर उसको उसमें ये प्रैक्टिसेस हो सकती है, जैसे कि हो गया हमारा क्या बोलते हैं ये मुस्लिमों का क्या था अभी याद नहीं आ रहा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 to 30 में हमें मिलता है। फिर आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व देम। राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इंक्लूड्स मिनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। तो कोई भी इंडिविजुअल हुआ उनके पास राइट है कि वो अपने जो भी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या फिर कल्चर है उनको प्रोटेक्ट कर सके। इसके अंदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों आते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड
to admission into any educational institution maintained by state or receiving aid out of the state fund on the ground only of religion, race, caste or language. तो कोई भी सिटीजन उस पर डिनाई नहीं किया जा सकता उसका एडमिशन ऑन द कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे ऑन द बेसिस ऑफ कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. ठीक है. आर्टिकल 30 right to minorities to establish and administer educational institution. All the minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. Right only to the minorities. तो कोई भी minority है हमारे पास जो उनके पास right है कि वो अपना establish कर सके, administer कर सके अपना educational institution. The compensation amount fixed by the state for compulsory acquisition of property of minority educational institution. The term minority is not defined in the constitution. ये important है. फिर आर्टिकल 31 की बात किया जाए, राइट टू प्रॉपर्टी. सो राइट टू प्रॉपर्टी हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक राइट है जो हमसे ले ली गई थी और वो उसको हटा के फंडामेंटल राइट से हटा के उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया. सो अबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी. द कॉन्स्टिट्यूशन with the 44th Amendment Act of 1978 omitted the Article 19(1)(f) and shifted this provision in 31. No person shall be deprived of his property except by law to another article, that is Article 300A. The effect of this change is that the right to property is no more a fundamental right. So जो आर्टिकल हमारा था 91(f) में कि कोई भी इंसान के पास राइट है कि वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, प्लस राइट टू प्रॉपर्टी कि नो पर्सन उसकी लॉ कोई भी इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, उसको हमने एक फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया है जो कि आर्टिकल 300A में है. Thus the right to property shall, though still is a constitutional right, legal right, is not a fundamental right. If this right is infringed, the aggrieved person cannot access Supreme Court directly under the article. Exception to fundamental rights. आर्टिकल जो एक्सेप्शन हमारे फंडामेंटल राइट्स के वो कौन कौन से? आर्टिकल 31A, B एंड C. तो आर्टिकल 31A एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंडस्ट्री कॉमर्स के लिए स्टेट कैन एक्वायर पर्सनल लैंड. फिर आर्टिकल 31B क्या कहता है कि एक्ट्स इन द 9th शेड्यूल प्रोटेक्टेड कैन बी चैलेंज्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स. कि जो भी एक्ट है हमारा वो फंडामेंटल राइट्स पे वो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं. ओके. आर्टिकल 31C क्या कहते हैं? लॉज टू इम्प्लीमेंट DPSP ऑफ आर्टिकल 39B एंड C immunized by the fundamental rights, saving of law, giving effects to the certain DPSP. मतलब ये लॉ कहता है कि हमारे आर्टिकल जो DPSP में है 39A एंड B उसको हम लोग अप्लाई करवाने के लिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर सकते हैं. नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इज गिविंग effect to such polity shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such policy. केशव नंदा एंड भारती केस. Right to constitutional remedy. Right to constitutional remedy is a basic feature of the Constitution. Parliament can empower any court to issue direction, order and writs. The President can suspend the right to move to any court during national emergency. Article 22 is only for the enforcement of the fundamental right. The role of Supreme Court and High Court regarding constitution. So यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होती है. इसको PR अम्बेडकर ने सोल भी बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या करती है कि कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो या फिर नहीं लग रहा हो तो आप डायरेक्टली आपके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाने की. ओके. फिर आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग क्या क्या राइट्स हैं अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट अदर रिट्स. सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पावर है कि वो सिर्फ आर्टिकल 32 अगर आपका वायलेट हो रहा है तभी रिट इशू कर सकते हैं, जबकि हमारा हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर राइट भी अगर आपका इन्फ्रिंज हो रहा हो तो. फिर इसका नैरो रिट का जो डिस्ट्रिक्शन है इसका वाइडर है. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट अ बॉडी थ्रू आउट द कंट्री, जबकि रिट अगेंस्ट अ बॉडी ओनली कन्फाइंड टू द स्टेट टेरिटरी.
32 is itself fundamental right, hence Supreme Court cannot refuse to exercise the jurisdiction. 2 to 6 is a discretionary for Supreme Court, hence they may refuse. तो जो रेट लगाने की पावर है वो आर्टिकल 32 में है, जो कि ऑलरेडी एक फंडामेंटल राइट है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो मना नहीं कर सकते। कंपेरेटिवली आर्टिकल 2 to 6 जो है हमारा वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसको वो मना कर भी सकते हैं। ओके, तो ये थोड़े से रेट्स के बारे में, ये रेट्स के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है, जिसमें मैंने और डिटेल में अच्छे से समझाया, क्योंकि हर साल मैंने देखा कि रेट्स से क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो होप, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी को कवर करेंगे। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।